हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव जो कि मैं पहली बार कर रही हूँ। और आज हम आए हैं आउटडोर लोकेशन पे। हमने अपना सेटअप जमा दिया है और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है बाहर वीडियो बनाने का। तो आज हम आए हैं यहाँ पे केदारनाथ के यात्रा के कुछ अनुभव साझा करने के लिए, क्योंकि चार धाम यात्रा खुल चुकी है। और केदारनाथ की यात्रा देख करके मन में ये आया कि जब हम लोग यहाँ पे गए थे 2024 में, तो हम भी कुछ अपनी यात्रा के बारे में बताएं। हो सकता है आप लोगों को भी ये हमारी जानकारी अच्छी लगे और हमारे साथ आप भी चलिए केदारनाथ यात्रा की ओर। हरिद्वार से ही होती है, हरिद्वार दर्शन कर और गंगा जी में नहाने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की, तो हम केदारनाथ के बारे में ही बताएंगे। तो केदारनाथ जाया जाता है, सबसे पहले यात्रा यमुनोत्री, सबको पता है, उसके बाद गंगोत्री, और उसके बाद तीसरा जो हमारा पड़ाव होता है हर किसी का, वो होता है केदारनाथ का। तो केदारनाथ के लिए जब सोचा तो हमारे मन में बड़ा ही एक उथल पुथल थी कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं, चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे हम किसी और चीज से जाएं, जैसे घोड़े पे या जो कंडिया है, डांडी है, उन पे जाना हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। बस केवल ये चाह रहे थे कि हम अपने पैरों से ही जाएं। तो हम लोग बढ़ते हैं वहाँ से, उत्तरकाशी से हम चले गए वहाँ से, और हमने नाइट स्टे किया था फाटा में। रास्ते के व्यू ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छा मौसम था क्योंकि अक्टूबर का महीना था, और अक्टूबर का महीना पहाड़ों में औसम मौसम होता है, मौसम ही औसम होता है। इतना प्लीजेंट वेदर, और ज़्यादा भीड़ भी थी लेकिन इस कदर नहीं थी कि आप दर्शन न कर पाएँ, हालांकि दर्शन करने में टाइम लगा। तो फाटा में जब हम पहुंचे रात हो चुकी थी और हमने नाइट स्टे किया फाटा में। हाथ धो के हम आगे रवाना हुए यहाँ से गौरीकुंड के लिए, सॉरी, सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुंचे, रास्ता काफ़ी टफ था, रोड भी बहुत अच्छी नहीं थी, बीच बीच में काफ़ी उबड़ खाबड़ था, टूटा फूटा था। सोनप्रयाग पहुंचे और सोनप्रयाग से काफ़ी पहले ही, जहाँ तक हम गाड़ी में भी जा सकते थे, वो जो इधर सितंबर में बारिश आई थी 2024 में, उसकी वजह से रास्ता कटा हुआ था। तो सोनप्रयाग से ही आपको, नहीं तो आप गौरीकुंड तक भी जा सकते थे, वहाँ से ही आपको सोनप्रयाग से ही पैदल जाना था। तो सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड के लिए हम पैदल चल पड़े, और बीच में जो है सोनप्रयाग से आप थोड़ा सा पैदल जाते हैं और थोड़े जो एक्सट्रीम गंदा रास्ता है उसके लिए वहीं पे उन लोगों ने अपनी टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ज़्यादा तो नहीं है, आप मानिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1-2 किलोमीटर का, लेकिन वो काफ़ी ऐसा रास्ता है कि जिसे आप पैदल ऑन फुट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये टैक्सी रहती हैं, तो वो टैक्सी वाले ही लेके जाते हैं। बाकी आप मान लीजिए कि सोनप्रयाग से हम तो पूरा ही पैदल गए थे, उस 2-3 किलोमीटर को छोड़ दीजिए। तो सोनप्रयाग से फिर हम लोग पहुंच गए थे गौरीकुंड। हम लोग बहुत देर हमने कर दी थी, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी जाए तो उसे सुबह जल्दी निकलना चाहिए। और हाँ, उसका रीज़न एक मैं आपको थोड़ा देर में आपको पता चलेगा वीडियो में कि क्यों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगभग निकल 5 या जाए। साढ़े 5 पे आप निकल जाएं तो बेहतर रहेगा। लोग तो कुछ ऐसे थे श्रद्धालु जो 3 बजे भी निकल रहे थे, लेकिन हम लोगों का काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोगों को गौरीकुंड में ही 10 बज चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे थे हम। तो गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पे घोड़ा पड़ाव आता है, तो वहीं से आप घोड़ों के लिए या फिर जो पर्ची भी कटती है। जो भी आप पिट्ठू से जाना चाहें या कुछ भी है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ से पर्ची कटती है। तो वो पर्ची हमने भी मम्मी के लिए कटवा ली, क्योंकि मम्मी के काफ़ी बोन्स का भी थोड़ा काफ़ी बार फ्रैक्चर हो चुका है और वीकनेस थी, तो हमें लग नहीं रहा था कि मम्मी अच्छे से, थोड़ा डर था कि मम्मी कैसे चल पाएंगी। हालांकि मम्मी काफ़ी चलती हैं और थोड़ा एक्टिव रहती हैं, तो इसलिए हमने भी यही कहा कि चलिए मम्मी के लिए तो एटलीस्ट हम एक घोड़ा कर ही लें। बाकी हम तो सब ये था कि हम लोग जब तक स्वस्थ हैं तो हम लोग किसी के ऊपर बैठ के या ऐसे नहीं जाएंगे, तो हम ऑन फुट ही जाएंगे। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और आपको एक कुछ आई कार्ड टाइप देते हैं वो, कि आप फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कूपन या घोड़े कुछ। आपको ऊपर ही मिलेंगे थोड़ा सा आगे चल के।
तो वो सेंटर पे बुक हो गया, एक पर्टिकुलरली वो लोग होते हैं, आप पेमेंट भी आप जैसी पर्ची कटती है वो सब हो जाता है। उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा रहे तो आपका रिटर्न होगा मनी, नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप पर्ची कट गया, चाहे आप बैठें चाहे आप ना बैठें। तो घोड़े वालों की में थोड़ी आपको सुविधा ये भी है कि आपको रास्ते भर घोड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे घोड़े नहीं ले पाए तो अब आपको जितना भी किलोमीटर्स है वो उतना पैदल खुद से ही जाना है। ये बात हमें पता नहीं थी गुड़िया। ये बात हमें नहीं पता थी। तो ये है कि घोड़े वाले आपको पूरा ऑल द वे टू केदारनाथ, जब केदारनाथ जी 1 किलोमीटर भी होंगे तब भी आपको घोड़े वाले या पिट्ठू वाले सब फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। तो रास्ते की एक ये बात काफ़ी अच्छी है। जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या ऑफ सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करता है। अगर आप मेन जो टाइम है सावन है या फिर अभी गर्मियों में जाते हैं तो प्राइसेस ज्यादा 7-8 हज़ार रुपए लेते हैं घोड़े वाले, जो कि नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। और फिर थोड़ा आप जब डिस्टेंस कवर करते रहते हैं तो अकॉर्डिंगली प्राइस कम होते रहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि 2,500-3 हज़ार से नीचे कभी जाते हैं, जो आप चाहे 1 किलोमीटर भी बचाओ। और प्राइसेस कंडी वालों के 10 से 12 हज़ार रुपए हैं। तो ये है थोड़ा प्राइसेस का आइडिया घोड़े का। तो अब घोड़े वालों का ये रहा हमारे साथ कि हमने घोड़ा बुक कर लिया। तो जैसे ही मम्मी को उसमें बिठाया गया तो मम्मी ने उस घोड़े से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा ही आगे गया था, 1 कदम भी से ज्यादा हिलने भी लगा नहीं था चला वो। था, वो हिलने लगा था थोड़ा। तो मम्मी बोली कि मुझे डर लग रही है, मैं उतारो मुझे। इतनी चढ़ाई एकदम स्टीप मैं नहीं जाने वाली इससे, मुझे तो आप उतार दीजिए, आपका जो पैसा है वो हम अपने आप को दे चुके हैं, तो आप चलिए। तो अब बात ये थी कि हमारे पास काफ़ी सारे बैग्स थे, क्योंकि हमें था कि हम रात को 1 रात स्टे करेंगे वहाँ। फिर रास्ता जो है वो केदारनाथ जी का ऐसा है कि आप चल रहे हैं तो आप उन कपड़ों को की स्मेल निकालने के लिए वो घोड़े की जो रहती है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो गंदगी तो काफ़ी रहती है रास्ते में, बारिश होती है, घोड़ों की गंदगी मेन है वहाँ पे। और रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था, काफ़ी जगह पे दलदल कीचड़, और रास्ते भर हालांकि वाटरफॉल्स और सुंदर भी बहुत जगह मिलती हैं। तो ये हुआ घोड़े का कि नहीं, मम्मी हमने तो उस एक घोड़े से गलती क्या करी थी, हमें ये पता नहीं था, सब लोग हम वहीं पे सारा सामान बेच रहे थे और हमारे दिमाग में ये आ गया था कि ऊपर हमें ना तो पानी मिलने वाला है सही से, ना ही कुछ बिस्किट या कुछ भी हमें एनर्जी के कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं मिलेंगे, टॉफ़ी, बिस्किट, फ्रूट्स वगैरह हमने वो बहुत सारे नीचे ही खरीद लिए। तो हमारा सामान इतना हो चुका था कि हमारे पास हर एक के पास अपना बैग तो था ही जिसमें कपड़े थे। तो हम लोग 5 लोग थे, हम 4 हम लोग और एक मेरे मामा का बेटा भी हमारे साथ छोटा है काफ़ी, 8th-9th में था तब, लास्ट ईयर 8th में था वो। तो हमारे पास सबके पास अपने अपने बैग्स थे। तो हमें ये भी ठंड की भी डर थी कि ऊपर हम लोगों को हो सकता है कि कुछ भी ना मिले, रहने को हमें कैंप में रहना पड़े। और जो GMBN वगैरह के जो गेस्ट हाउस थे हमने उसमें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जो थोड़े बहुत होटल्स हैं वहाँ, बट हमारा उसमें बुकिंग तब नहीं हो पाई थी हम लोगों का, क्योंकि प्लान भी थोड़ा सा ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ था, तो हम लोगों की कोई बुकिंग वगैरह नहीं। तो हम इस डर से भी हमने ज़्यादा वार्मर्स वगैरह ले लिए थे कि रात को हो सकता है टेंट में रहना पड़े, जो कि मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन को रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन नहीं है कंपैरेटिवली जितने ज़्यादा लोग जाते हैं। तो हम इस हिसाब से हमारे पास बहुत सामान था और 3 एक्स्ट्रा बैग्स और खरीदे हमने, इसलिए हमें डर था कि कहीं पानी नहीं मिलेगा या ट्रैक पे हमको या कुछ फ्रूट्स नहीं नहीं मिलेगा। मिलेंगे या तो क्या हो जाएगा। ये बड़ी गलती रही। तो मैं जो भी लोग आगे जाके प्लान करेंगे तो उनको भी मैं बता दूँ कि देखिए रास्ते में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पूरा मेडिकल हर चीज़ रहता है वहाँ पे, खाने पीने की आपको, हालांकि थोड़ा प्राइसी है ऑब्वियसली, उतना हाइट पे जा रहा है तो उनका भी अमाउंट ऐड होता है, वो सब है, लेकिन आपको खाने पीने का और 5G सब चीज मिल इंटरनेट जाएगा, फ्री और मेडिकल टॉयलेट वगैरह सुविधा, भी काफी साफ टॉयलेट सुथरे हैं। साफ, एकदम सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाने को नहीं मिलेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर सब कुछ नॉर्मली ठीक रहता है तो। उसके बाद हम निकले गौरी कुंड से। शुरू में तो जोश था, मेरा बेटा ऋषि जो कि पहले मना कर रहा था कि आप लोग कैसे चल पाओगे, सबसे ज़्यादा उत्साही इस समय पे वो ही था, वो और मेरे भाई का बेटा निक्कू।
वो लोग हमसे बहुत आगे होते गए क्योंकि वो बहुत तेज चल रहे थे। और हम पहुंचे गौरी कुंड से, रामबाड़ा का पुल आता है तब तक चल रहा है आपको ठीक चढ़ाई ठाक। समझ में नहीं आएगी, हाँ, आपको लगेगा अरे है, नहीं यार, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी काफी है चलना, बट असली चढ़ाई तो रामबाड़ा के बाद ही शुरू होती है, जो कि बहुत ज्यादा थी। बहुत खतरनाक चढ़ाई है। उसके बाद तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली टोटल हमें लग गए थे 8 घंटे, और जो मेरी वॉच थी वो कहने को 16 किलोमीटर है, और वहाँ पे थोड़ी चालाकी की हुई है घोड़े वालों ने, मुझे लगता है कि पैरापेट पे कोई भी मेजरमेंट नहीं है, वो सब हटा रखा है, तो आपको हर जगह पे एक एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि कितने किलोमीटर बाकी रह गया है, क्योंकि रास्ते भर घोड़े वाले आपको चाहे 1 किलोमीटर भी होते हैं तो बोलते रहते हैं कि आप ले लीजिए या पिट्ठू ले लीजिए, तो वो थोड़ा है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि अभी कितना बचा है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कितना किलोमीटर बचा है। और रास्ता सकरा है, बहुत ज्यादा सकरा है, उसमें हम पैदल चलने वाले प्लस घोड़े वाले प्लस पिट्ठू वाले, डांडी वाले, कांडी वाले सारे उसमें हैं, और स्टीपी भी है, और आने और जाने वाले दोनों दोनों हैं। और जो ईंटें हैं वो थोड़ा सा यूं खड़ी हैं तो पैर उसमें फंसता भी है, और अगर 2-4 बूंदें बारिश की आ गई तो आप कुछ भी हो सकता है। रेलिंग भी मुझे साइड में जो लगी हुई थी मुझे मजबूत नहीं लगी, क्योंकि वो पकड़ने से हिल रही थी और उसमें लिखा हुआ भी था कि इन्हें पकड़े ना, तो थोड़ा रिस्की वे तो था। लेकिन क्या है कि जब आप एक श्रद्धा विश्वास से जाते हैं तो आपका साथ ऊपर वाला भोले बाबा देते हैं। तो हम ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रामबाड़ा के बाद काफ़ी ऊपर जाने पर मेरे तो हिम्मत जवाब दे रही थी, और सच बताऊं मुझे लग रहा था कि बाबा जी कहाँ छुपे बैठे हैं, आप कहाँ हैं, अभी कितना चलना है, देखें तो इतना सारा किलोमीटर अभी चलना है। चढ़ाई एकदम यूं शुरू हो चुकी थी। देखिए वो चढ़ाई 8 घंटा हमें इसलिए भी लगा क्योंकि हम इस डर से भी धीरे धीरे गए क्योंकि हमारे सामने एक दो कैजुअलिटी हुई, वो कुछ घोड़े वाले और पैसेंजर नीचे गिर गए, कुछ कंडी वाले, तो वो डर था क्योंकि आप इस साइड जैसे एक छोटा सा रास्ता है और उसमें से लोग भी आ जा रहे हैं, नीचे गंदगी है, घोड़े आ रहे हैं, तो वो इतने अनकंट्रोलेबल वे में आते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आगे पीछे आप देखते हुए नहीं गए, तो आपको एक धक्का लगेगा और आप सीधे खाई के नीचे भी जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत एक थोड़ा डर है। और घोड़े वाले थोड़ा सा एक घोड़े वालों का एक मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कुछ चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो वैसे पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ उन्हें ये इजाज़त दी है कि आप एक घोड़े पे सिर्फ एक पैसेंजर को लेके जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी चढ़ाई पे लेके जाना है और वो आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो घोड़ा अनकंट्रोलेबल होके कुछ भी हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है। बट जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेरा पाला किस घोड़े वाले से पड़ गया है। तो काफ़ी घोड़े वाले ऐसे थे जब पुलिस थोड़ा सा जैसे घोड़े वाले क्या करते हैं कि एक घोड़े वाला 2-2 घोड़े लेके जाता है एक साथ, तो वो कभी एक घोड़े को छोड़ देते हैं, कभी एक को पकड़ लेते हैं। तो आप ये देखिए एक बहुत गलत चीज़ है, ये किसी की लाइफ से खेलना है, क्योंकि घोड़ा तो भागता है फिर नहीं, विशेषकर ऊपर केदारनाथ से आते हुए घोड़े तो अंधाधुंध चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि रेलिंग बहुत तगड़ी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रास्ता है। और बस थोड़ा सा ही है रास्ता। हमने वहाँ जो कैजुअलिटी देखी वो मैं बताना हाँ, नहीं वो चाहूँगी, थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक ही थी। तो ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी बार घोड़े वाले ऐसा करते हैं और घोड़े उस चक्कर में स्लिप भी मारते हैं, स्लिप कर रहे थे घोड़े बहुत ज्यादा, लेकिन चलिए वो जो भी है, घोड़ों को जो एक इनह्यूमन वे में लेके जाते हैं। हाँ, इतना मार पिटाई उनको, जो हमको 8 घंटा चढ़ने में लग रहा है, तो घोड़े की भी तो एक लिमिट है, तो आप उससे 4-4 चक्कर दिन के करवा रहे हैं, फिर आप खाने में उसे खाली भूसी दे रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, मैंने देखा एक टाइम। और मारते हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि अगर कोई आप घोड़े का यूज भी कर रहे हैं तो पहले तो आप तब तक ना करें, अगर आप बहुत यूथफुल एज में चल सकते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप चल के जाएं, क्योंकि आपको चल के जाने में जो आपको दिन मजा है ना, वो फिर उनमें नहीं, और जो श्रद्धा भी रहेगी कि एक मतलब एक एम मिलता है मेहनत करने के बाद जब वो भगवान जी के दर्शन होते हैं, तो वो शायद थोड़ा अलग होता है। तो घोड़े वाले पहले, और ये कंडी घोड़ा आप तब तक यूज ना करें जब तक आप बहुत ज्यादा अशक्त नहीं है, ना है, नहीं है। और दूसरे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप
अपने से कुछ घोड़ों के लिए भी कुछ थोड़ा चना या कुछ उन्हें रास्ते में हाँ, खिलाइए, जो कि उन्हें जरूरी है। वो आपको लाद के इतनी पवित्र जगह आपको बाबा जी के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो भी कोई एक भगवान से कम नहीं है आपके लिए। तो अगर आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो ये शायद ये श्रद्धा और ये सब फिर एक साइड ही रह जाता है, हाँ, क्योंकि थोड़ा ना घोड़ों का रास्ता अलग अलग हो जाए तो यात्रा डिस्टेंस थोड़ा कम तो लगेगी। घोड़ों के लिए भी इजी हो हाँ, जाएगा और जो पैदल यात्री हैं बस उनके लिए अलग भी। और अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे लगता है बाई हेलीकॉप्टर एयर। वाला मोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो काफी है वो। लेकिन रास्ते के जो आपको झरने, नज़ारे, पहाड़, बर्फ से ढके हुए, और ये लगता है कि बस अब इसके बाद कुछ आ रहा है, इसके बाद एक अलग नज़ारा है, इसके बाद अलग झरने, इसके बाद अलग है, वो सब आप नहीं देख पाएंगे। और मैंने विशेषकर कंडिया में, डांडी में भी जो लोग जा रहे थे वो यूं थे और उनकी आंखें बंद थी और वो इतने मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और डरे हुए भी थे। तो मैं तो सोचूं कि आप पैदल जाएं, कर सकते हैं तो पैदल करें, वरना बाई एयर कर लें। अगर आपको कांडी घोड़े में भी आंखें बंद करके चलना है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो हम लोगों ने पैदल जाने की हिम्मत करी, लेकिन रास्ते भर में काफ़ी दुकानें, बिस्लरी वाटर, हालांकि रेट उनका होना ही है। देखिए, अगर घोड़े पे लग के उनका पानी जा रहा है इतने हाइट पे, या मैगी जा रही है, या सामान जा रहा है, या फ्रूट्स जा रहा है, जूस जा रहा है, तो उनके पैसे वाजिब हैं, बनते हैं वो उनको पूरे तरीके से बनते हैं। और रास्ते में आपको बहुत अधिक कोई आ रहे हैं श्रद्धालु, जा रहे हैं, जयकारा है, वो तो एक मतलब अलग ही अनुभव है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और वो मेमोरी आपके संग लाइफ लॉन्ग रह जाएगी और आपको सही में ऐसा अंदर से फील होगा कि बाकी में जो डिविनिटी फील होगी वो सही में होगी आपको, बहुत कम जगहों पे ही होती है। और जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम पे जब हम पहुंचने वाले होते हैं, तो मैं बताऊं किस किस ने कितने डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर किया। तो फर्स्ट तो आ गए मेरा बेटा ऋषि और निक्कू, 4.5 घंटे में उन्होंने, सिर्फ 4-4.5 घंटे में, वो भी रुक करके हमको फ़ोन करके कि आप लोग तो अभी बहुत दूर हो, आपकी देख लो अपने हिसाब से, आराम से ही आना। तो हमने की उसी डिस्टेंस को। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अच्छा चले और सबसे फिसड्डी रहे गुड़िया और मैं, जिन्होंने लगाए, गुड़िया कितने घंटे लगाए? पूरे 8 घंटे लगाए। 8 क्या 8.5 भी हो गया होगा वो। हाँ। तो उतना तो 10 बजे हम चले थे, 2 बजे मेरा भाई पहुंच चुका था और निक्कू मतलब मेरे दोनों भाई पहुंच गए थे। और हम लोग पहुंचे हैं एग्जैक्ट, जैसे ही हम पहुंचे बहुत अच्छा हमें लगा। हम लोग जैसे ही मंडप मतलब पहुंचे, केदारनाथ जी का ऐसा ही, आपको बाबा जी तब तक दर्शन नहीं देते जब तक आप एग्जैक्टली सीढ़ियों पे ही नहीं पहुंचेंगे। आपको उनकी कुछ, आपको मंदिर का एक छत्र भी नहीं दिखाई देगा, आप चाहे आप 200 मीटर की दूरी पे भी क्यों ना हो। तो ये भी एक थोड़ा, ये सब बोल रहे थे रास्ते भर की बाबा जी कहाँ छुप के बैठ गए, तो आप तो दिख भी नहीं रहे कि कुछ एम दिखता है तो थोड़ा एक मन पे रहता है कि यार अभी पहुंचने वाले हैं, तो आपको पता नहीं रहता है कि अभी लेकिन भोले बाबा की कृपा से ऋषि और निक्कू जब जल्दी पहुंच गए थे तो इन्होंने GMBN का गेस्ट हाउस कर लिया था, जो हमें पड़ा था लगभग उसमें 7,000 का, हाँ 7-7,500 का वन नाइट प्राइसेस था। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी सुविधाएं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छे था। ये भी हमारे लिए बाबा जी की कृपा ही रही। हाँ, लास्ट रूम बचा था, वो रूम बचा था। अगर ये लोग 4 घंटे में 2 बजे वहाँ नहीं पहुँचते तो वो हमें रूम नहीं मिलता। तो हालांकि फिर लोग टेंट में रहते हम भी, बट थोड़ा ठंडा था काफी, तो होता है और ठंड भी काफी होती है, सुबह तो बहुत ठंड पता चलती है। तो हम लोग पहुंचे तभी, तो मम्मी को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि हमने घोड़ा कर लिया था, तो मम्मी ने भी एक डिसीजन बनाया कि नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगी। तो मेरे लिए मम्मी का वो डिसीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गुड़िया को मैं रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत चीज़ें हैं। और मैं ये बताऊं कि उस समय मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू नहीं की थी, हालांकि मेरी अभी प्राइमरी स्टेज पे है। अगर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की होती तो अभी मेरे पास क्लिप्स होती, लेकिन कुछ फोटोज पड़े हुए वो मैं लगा दूंगी साइड पे। तो जब हम वहाँ पे जा रहे थे आधे रास्ते में भी, तो घोड़े वाले मुझसे, बहन जी नहीं चल पाओगे, बहन जी बैठ जाइए, बस इतने ही पैसे ले लूँगा, क्योंकि लगभग काफ़ी हमने कवर कर ली थी डिस्टेंस। वो तब भी मुझसे कह रहे थे बहन जी नहीं, आप बहुत धीमे चल रहे हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो आ गई हूँ। तो जैसे ही हम पहुँचे, गुड़िया बताओ कौन सा टाइम था और क्या रहा था अनुभव? तो जैसे ही हम मंडप पे पहुंचे
तो वैसे ही हम जैसे हमारी कदम चले तो वहाँ पे संध्या आरती जो थी बाबा जी की, स्टार्ट होने ही वो वाली थी। शुरू हो गई, शुरू हुई उसी समय शुरू हुई। तो इतनी हमारे पास हमारे ऊपर कृपा रही कि हम वो आरती को देख पाए, जो कि हमें हम मतलब लोग रिसर्च करके जाते हैं, बट ये हमारे पार्ट में भी गलती थी कि हम तो कुछ ऐसे बिना रिसर्च करे ही चले गए थे कि क्या टाइमिंग होती है आरती की या दर्शन के क्या टाइमिंग होते हैं। तो एक अगर हम बता सकें आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो ये भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग को क्या टाइमिंग पे जाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहिए कि आप जितना अर्ली हो सके उतना जल्दी जाइए, क्योंकि 8 घंटे में मम्मी और मैंने बहुत आराम से चल के रुक के हमने ट्रैवल किया है। तो जो ऑन एन एवरेज लोगों को टाइम लग रहा था वो 10 घंटा एवरेज हर किसी को लगा है। ये एक्सेप्शनल थोड़ा मेरे भाई लोग थोड़े एक्सेप्शनल है, इतना तो घोड़ों को भी नहीं लगा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल गए, इतना तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। और एक चीज बताऊं, जैसे ही हम पहुंचे आरती शुरू होने वाली थी, हम अभी गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में कहीं नहीं गए हैं, सीधे पहुंचे हैं कैंपस में मंदिर। क्या मस्त नज़ारे थे, हमारे पास हमारे पर्स वर्स तो थे ही, इतने थे, एक एक हमने अपने लिए रखा था। जो हमने घोड़े वाले को सारा सामान दे दिया था, बट कुछ चीज हमने पर्सनल अपनी अपने पास रखी थी। वो हमारे सबके, किसी के पिट्ठू लगाए हम लोगों के, मतलब गुड़िया मेरे और इसके पापा के, और मेरे पर्स है काफी, उसमें पानी का बोतल भी है, बहुत चीजें हैं। लेकिन और जाके सीधे खड़े हो गए और सामने से इतने दिव्य दर्शन हमको हो रहे हैं, हमारे थकान का नाम नहीं कि हम इतना किलोमीटर चल के आए हैं, और हमारे ना ही पैरों में दर्द है, ना ही हमारे माइंड में कुछ चल रहा है इस समय, बस हमें ना ही थकान लग रही है, पर्स और जो भी चीज़ें हमारे कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं, हम मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, मुझे प्रसाद लेना था, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी से हम आरती पे ही पहुंचेंगे, ना ही हम अभी वहाँ सामान रखने गए गेस्ट हाउस में। तो हमने क्या किया कि एक शॉप वाले से मैंने पूछा, बहुत ही अच्छा लगा, और भगवान करे अगर वो भी इस ब्लॉग को देख पाते, हालांकि अभी मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, अगर कभी वो ब्लॉग को देखें तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगी। मैंने बोला उनसे कि भैया आरती शुरू होने वाली है, घंटी बजने लग गई है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल टाइम है। तो मैंने अपने पर्स में खगाला, गुड़िया के पास छूटे पैसे नहीं, मेरे पास छूटे पैसे नहीं, हमारे पास बस केवल गूगल पे। उसने कहा नहीं अभी नहीं लूँगा गूगल पे। तो हमने कहा अभी हमारे पास प्रसाद देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं है, लेकिन हमने उनका फ़ोटो ले लिया उसका, उसके शॉप का। तो हमने कहा ठीक है लौटते में हम दे देंगे, क्योंकि तब हम सभी साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा बहन जी आप इतनी दूर इतनी खर्च करके आए हैं, तो क्या आप प्रसाद के लिए नहीं देंगे, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं। उन्होंने मुझे जितना भी जो भी प्रसाद था मुझे वैसे ही दे दिया। इतने हजारों की भीड़ में उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे प्रसाद, वरना नहीं देते, मुझे क्या जान रहे हैं, मैं भी एक तीर्थ यात्री हूँ उनके लिए। तो उनके लिए भी मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें रास्ते में मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से परिचय हुआ, जो आज भी फ़ोन में जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। तो इस तरह से जब पहुँचे वहाँ पे, एक भव्य, बिल्कुल एक अलग ही आनंद देने वाली आरती थी, बाबा जी थे, और इतना दिव्य स्वरूप हमें नज़र आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। गुड़िया बताओ फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो हमारी आरती हम लोग बहुत अच्छे से हमारी आरती हमने देखी, और बस आंखों में खुशी के आंसू थे, कोई हमें दर्द नहीं था, कुछ थकान मतलब तो थी ही दिमाग में नहीं। आ ही नहीं रही थी कि कुछ हम इतना चले या कैसे कैसे हो गया पता नहीं। वो हम जो जितना डर रहे थे, बस वो कुछ एक भगवान जी की ब्लेसिंग ही होती है, जो कि आप जिन्होंने बुलाया हमें वहाँ जिन्होंने पे। बुलाया होता है वो आपको ब्लेस करते हैं। तो फिर सबको हमने देखा कि सब लोग दर्शन के लिए रात को ही लाइन में लग रहे हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना हम भी लग रहे हैं। क्यों, उसका रीज़न एक ये भी था क्योंकि हम लोगों ने अपना जो 4 धाम यात्रा ऐसे हमने प्लान की थी कि हमारा मन था कि हमारी जो दादी जी का श्राद्ध था, जो हमारे यहाँ तिथि का श्राद्ध होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो एक ऑर्डिनरी श्राद्ध के महीने जो आता है उससे अलग जो डेट होती है हाँ, पंचांग के हिसाब से किसी के जाने की। तो हम चाहते थे कि कोई एक ऐसी जगह पे जो अच्छी मान्यता वाली जगह है वहाँ पे हमारी दादी जी का श्राद्ध हो, हम चाहते थे। ऐसा टाइम हमने थोड़ा डिज़ाइन किया था। तो 24 की रात थी हम गए थे, और 20 या 78, हाँ हाँ जो भी था वो डे, उसका उसके नेक्स्ट डे था श्राद्ध था। दादी जी का मेरा श्राद्ध था। तो हम लोगों के यहाँ कुमाऊनी कल्चर में थोड़ा ये है कि जिस दिन आप श्राद्ध
करते हैं, तो आप उस दिन सिर्फ पितरों की ही वो भी पूजा याद होगी, करते हैं। पहले उस दिन पितृ पूजा फिर देव पूजा। तो उस दिन आप देव पूजा नहीं करते जब तक श्राद्ध नहीं हो जाता है, तो भगवान जी या किसी के भी दर्शन या पूजा ही नहीं होती है बेसिकली। तो हम लोगों के मन में ही था कि बस हमें दर्शन जो करने हैं वो रात में ही करने हैं। स्पेशली जो जो श्राद्ध करेंगे जैसे मम्मी और पापा हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें अगर नहीं बैठ रहे श्राद्ध वाले उसमें तो हम नहीं, बच्चे कर सकते हैं, बच्चों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये था कि आज ही दर्शन करने, तो हम लोग लाइन में लगे और हमारे जैसे लोगों को बहुत टाइम लगता है, रात को हम लोगों के दर्शन 10 मिनट के अंदर हो गए। लोगों के दर्शन हो गए। हालांकि वो जो रात के दर्शन होते हैं मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ आप सजा हुआ दरबार, हाँ, तो सिर्फ आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, जिसमें बाबा जी का श्रृंगार हुआ रहता है और उनको भोग भी लगा दिया होता है। तो आप बहुत डिस्टेंस से मतलब आप मतलब टच नहीं कर सकते हैं आप। टच भी नहीं कर सकते और आप जो शिवलिंग हैं उनको उतने अच्छे से आप उस रूप में नहीं देख सकते हैं। हालांकि वो एक श्रृंगार वाला दर्शन हाँ, की वो भी अलग है अपना। अपनी अलग ही उसकी भी ये इम्पोर्टेंस है। तो हम लोगों ने फिर दर्शन किए बहुत अच्छे से, हम सबके दर्शन हो गए। सुबह फिर का हम बताओ, लोग आ गए अपने गेस्ट हाउस। खाना गेस्ट वाना हाउस बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल और एकदम हीटर वगैरह एंड सब सब कुछ चीज बहुत बहुत अच्छा था। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या था कि हमको श्राद्ध करना था, नहा धो के वहाँ पे एक बना हुआ है तप्त कुंड कहते हैं, वहाँ पे पितरों का श्राद्ध होता है। तो वहाँ पे हमको जाना था और वहाँ पे हमने श्राद्ध करना था। जितनी जल्दी श्राद्ध होगा हम सोच रहे थे, उसके बाद हम फिर भोले बाबा के दर्शन कर लें। और लेकिन मैंने एक बार पहले भी भोले बाबा के दर्शन किए थे, तब मैंने उनका वो वाला रूप देखा था जो सुबह दिखाई देता है। लेकिन कल रात मैंने सजा हुआ रूप देखा था, आरती वाला। तो हम लाए थे गंगोत्री से जल और हमें ये लग रहा था कि हम भोले बाबा में चढ़ाएंगे वो जल। बस हमको ये था, हम बहुत मुश्किल से उसको लेके आ रहे थे। तो हमको ये था कि हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। बट हम दो बैठ गए वहाँ पे श्राद्ध कर्म कराने के लिए। और उसके बाद जो है ऋषि और निक्कू चले गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए और गुड़िया लग गई लाइन पे, क्योंकि गुड़िया को वो जल भी चढ़ाना है। और गुड़िया के मन में था कि मुझे या वो यहाँ तक आई हूँ तो मुझे सुबह भोले बाबा का टच करके जाना है और ये जल अपने हाथों से चढ़ाना है। मुझे ये नहीं था कि टच ही तो जो भगवान की इच्छा हो, बस मुझे ये था कि अगर मैं यहाँ इतनी दूर तक आई हूँ तो मेरा मन नहीं माना रात के दर्शन से, मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे ये था कि मुझे था कि मैं फिर से एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, बस सिर्फ इतना सा था। मुझे पता था कि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप जल चढ़ा 3 बजे से लगे थे। नहीं चढ़ा पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं तो अगर आप रात को स्टे करते हैं तो जो आपके दर्शन होते हैं जिसमें आप जल चढ़ा सकते हैं, गर्भगृह में जा सकते हैं, शिवलिंग को देख सकते हैं जो केदार बाबा के शिवलिंग है, तो सिर्फ दिन के 12 बजे तक होता है। तो 12 बजे के बाद उनको उनका श्रृंगार होता है, भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो होता है दर्शन वो वही होता है जो हमने किए थे, जो गर्भगृह में नहीं जाने देते। तो ये बात भी हमें नहीं पता थी, तो हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया यहाँ पे भी। लेकिन लोग लगे थे 3 बजे रात से और कोई लोग 2 बजे रात से लगे थे। हाँ, कुछ लोग लाइन पे पहले ही बैठ गए थे, मुझे लगता है वो कहीं रात ही ना बैठ ही रहे हों वहाँ। बहुत लोग थे, बहुत लंबी लाइनें थी, बहुत लंबी लाइनें थी। तो अब हमारे पार्ट में थोड़ा ही रहा, हमें अंदाज नहीं रहा कि इतनी लाइन होती होगी लंबी। जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई रिसर्च करके हमारे पार्ट की गलती थी, हम नहीं गए। तो मम्मी लोग चले गए श्राद्ध करने और मैं वो जल लेकर के लग गई लाइन में। तो जब मैं लाइन में लगी थी उस समय बज रहे थे अप्रोक्सीमेटली 6 या 6:15। हम लोग लाइन में लगे, तो लाइन जो थी उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो लाइन ऐसी लाइन थी कि वो 4 घंटे में भी हम एक कदम चल लें तो वो बहुत फिर पीछे भी आ रहे हैं। और वो लाइन इतनी लंबी थी, मतलब घूम घूम के वो एंट्रेंस से कहाँ पहुंचे हुए थे। मतलब होगी वो 6-7 किलोमीटर की लंबी लाइन होगी। तो बस लग गए लाइन में और उसके बाद धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन टाइम भी है कि मंदिर के द्वार बंद होने का भी एक फिक्स टाइम है। 12 बजे होता है, तो एक गेट होता है उसको बंद कर देते हैं। तो जितने लोग हैं अब आप दर्शन करेंगे, बाकी लोग अब आप वहीं बैठे या आप घर जाएं, क्योंकि अब आपको भोग के बाद सिर्फ बाहर से श्रृंगार वाले दर्शन होंगे, अंदर वाले नहीं होंगे।
तो मेरे मन में ये डर पैदा हो गया, मुझे लगा मैं कि ये जल हाथ में है, इसको चढ़ा हालांकि मेरे पाऊँ को या नहीं। काफी जब आप लाइन में होते हैं तो आपको ये रहता ही है कि यार हो जाएगा हो जाएगा, कितने लोग तो दर्शन कर रहे हैं। बट जैसे 9-10 बजने लगा और हम बहुत ही दूर हैं, तो मुझे फिर लगने लगा थोड़ा थोड़ा करके कि यार मुश्किल है शायद। अब 10:30 बजे के करीब क्या होता है कि वहाँ आ जाते हैं वीआईपी दर्शन के लिए मनीष सिसोदिया सिसोदिया, जी। हाँ। तो उनकी जो अंदर पूजा होती है वो 1.5 घंटे चलती है और हमारी लाइन वहीं रोक दी जाती है। लेकिन उनको ले गए थे एग्जिट से, एग्जिट वो जो वे वीआईपी था वीआईपी वाला, उससे हम सोचते थे कि यहाँ से तो कोई अंदर जाता ही नहीं है। लेकिन वो ये रहा कि ताकि भगदड़ न मचे देखने के लिए, या जो भी रहा होगा, तो उनको वहां से ले जाया गया और इधर जो सामान्य लोगों की लाइन लगी है जिसमें सारे वो वहीं रह गए, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम 9:30 पे मतलब जब हमें 9:30 हो गया तो 11 बजे तक हमारी लाइन स्टॉप हो गई वहीं पे। तो पता किया कि क्या हो गया है, ये लाइन एक कदम भी कोई नहीं चल रहा है अभी तो। मतलब लोग जो गेट के अंदर हैं वो ही इतने हैं, तो हम तो बहुत ही पीछे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। तो 11 बजे ऐसे 1 घंटा बचा है, बट फिर भी मैं अपने मन में बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी कि नहीं मैं तो हो जाएगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत पॉजिटिव थी कि हाँ कुछ न कुछ होगा, मैं भी कर लूंगी दर्शन। मैंने सोचा ही नहीं निगेटिव। तो जब अब मम्मी लोग आ गए श्राद्ध वगैरह करके, ये भैरव बाबा के तो लंबा जाएगा, उससे भी आगे ट्रैक करके आ गए। जब इन्होंने मुझे देखा, ये लोग मुझे बोलते लाइन में इतने पीछे कहाँ है, लगी नहीं थी क्या लाइन में? मैंने बताया समझाया कि लाइन चल ही नहीं रही आगे, मतलब एक जगह स्टक हो गई। तो अब ये होता है कि अब मैं अपनी कुछ बहुत अंदर दिल की बात बताऊंगी कि अगर आपका मन साफ होता है और आप दिल से कोई चीज चाहते हैं तो शायद वो आपको मिलती है। इस चीज से ये भी प्रूफ होता है। तो मेरे अंदर बहुत ये था कि मतलब मैं मन ही मन में जब 11:30 हो गए तब भी मैं सोच रही थी यार नहीं हो जाएगा। बट जब सिर्फ 10 मिनट बचे थे, 11:50 हो रहा था और हमारी लाइन बहुत ही पीछे थी, तो मैंने फिर अपनी पूरी मैं हार चुकी थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कॉल, मम्मी थोड़ा लाइन बाहर थी, तो मैंने मम्मी को बोला देखो अब मैं तो नहीं चढ़ा पाऊंगी, तो हमें निकलना भी है वापस, तो बैठूंगी तो 3 बजे तक तो नहीं तो हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो आप ये कीजिए कि आप जल पकड़िए और जो लोग भी आगे लाइन में लगे हैं जिनके फ्रंट में जो होने है वाले हैं, पुजारी जी भी वहाँ पे थे, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं पुजारी दे दीजिए। अगर हमने उन्हें दे दिया वो चढ़ा पाए या ना चढ़ा पाए, फिर वो उनके हमको अपने मन के अंदर हो जाएगा कि हमारा जल चढ़ गया। तो मैंने बड़े ही भारी मन से मैंने मम्मी को वो चीज पकड़ा दी और मेरे आंखों में सही बताऊं तो बहुत आंसू भी थे। ये मैं दर्शन नहीं कर पाई जो मैं चाह रही थी, मैं चढ़ा नहीं पाई। तो ठीक है, तो फिर एक मम्मी लेके चली गई और मम्मी ने वो ऑलमोस्ट पकड़ा ही दिया था किसी को। तो मेरे मन से एक आवाज आई कि अगर मेरा मन सच्चा है और अगर मैं आप मेरे हाथों से ऑफरिंग लेना चाहोगे तो प्लीज मुझे कैसे भी आप अंदर बुलाइए। तो मैं कहीं ना बहुत कहने को लोगों को सुनने में भी बहुत अजीब लगेगा, सोचेंगे कि बहुत ही एग्जिजरेट कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग भी सामने है। तो हुआ क्या कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर पता नहीं धक्के से सब पता नहीं क्या हुआ कि हम सबको अंदर अंदर चले गए। काफी लोग, लाइन इतने लोग अंदर चले गए एक धक्के के साथ कि मेरे बाद सिर्फ 2 लोग और थे और वो पुलिस जो अंकल थे उन्होंने गेट बंद कर दिया और बोले जितने लोग यहाँ हैं ये लोग दर्शन करेंगे, बाकी सब आप बैठ जाइए। तो मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, मतलब गेट के अंदर और फिर हम बंद और ये लोग दर्शन करेंगे। तो अभी पक्का हो गया कि मैं तो करने वाली हूँ। तो मैंने मम्मी को 2-3 मिनट थे, मैंने मम्मी को आवाज दिया, मैंने कहा आप ले आइए जिसको भी आपने दिया है वापस। मम्मी देने ही वाली थी, अच्छा हो मम्मी आपको दिया नहीं। तो अभी जल ले आई और जो भी ऑफरिंग थे वो मुझे पकड़ा दिया। और जब मैं अंदर गई हम लोग गए तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि आप एक तो कॉमन लोग की लाइन होती है, फिर एक वीआईपी पास से लेते हैं जो कि लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपए का पर पर्सन का पास होता है, और एक फिर वीवीआईपी होता है जो कि मनीष सिसोदिया जी थे जिनको तो फिर उनके लिए तो रुका ही दिया जाता है सब कुछ। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग मतलब अंदर में टेम्पल के अंदर गए, तो टेम्पल के अंदर उन्होंने वीआईपी वालों को भी वो शॉर्टकट एंट्री तो दे देते हैं, बट उसके अंदर कुछ नहीं होता है कि आप वीआईपी हैं। वहाँ पे झगड़ा भी हो गया था लोगों का कि आपने हमसे 2-2.5 दे दिए और आप अंदर का कॉमन हो गया। तो ये भी होता है कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे थोड़ा जल्दी हो गया है,
कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम बचता है। जैसे मैं 6 घंटे लाइन में लगी रही, तो हो सकता है आप आधे घंटे में अंदर चले जाएं, लेकिन अंदर फिर सब सेम है। फिर वो आपकी किस्मत है कि आपको दर्शन हुए भी कि धक्के के संग नहीं हुए। तो हम लोग तो लास्ट वाले थे, और हुआ क्या कि इतनी भीड़ थी अंदर गर्भगृह में, इतना सफोकेशन। गर्भगृह वैसे ही छोटा होता है और उसमें हजारों लोग एक बार में घुस पड़े हैं, और हर किसी के मन में यही इच्छा है, हर किसी की श्रद्धा एक से बढ़कर एक है कि हमें कैसे भी बाबा जी के दर्शन हो जाए या टच करने को मिल जाए। तो लेकिन वो मैं आपको बताऊं तो पॉसिबल बहुत मुश्किल ही होता है कि हर किसी को वो बाबा जी के टच करने को मिल जाए। देख सकते हैं आप दूर से या फिर धक्के के संग, क्योंकि वो भगाते हैं पुलिस अंदर से। आपने दर्शन कर लिया, वो सभी मंदिरों में आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो दूसरों को जान दीजिए। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैं एंटर हुई, मुझे था कि एक बार बस जल चढ़ जाए कैसे। हालांकि मैं अब मंदिर के अंदर भी शिवलिंग के पास में होता है 4-5 लाइन बन जाती है। शिवलिंग यहाँ के अराउंड बहुत सारी लाइन हो जाएंगी। बहुत मुश्किल होता है कि आप टू एंड फ्रो कर सकें। तो मेरे को फिर किसी इंसान का धक्का पड़ा और मैं बाई एक्सीडेंटली मैं वहीं पे शिवलिंग के ही ऊपर गिर पड़ी। तो मैंने जल्दी से जल निकाला और मैंने जल चढ़ा दिया। तो बस मुझे तो इतना, बस मेरा जल चढ़ गया और मैं उनके ऊपर मेरा मत्था भी गिर के टेक गया और मेरे को टच भी हो गया। मेरे लिए मैं इतनी खुश थी कि मेरे को मेरी उन्होंने सुनी और मेरी जैसे ऑफरिंग्स दी। मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है आज तक ये। तो फिर मैं साइड हो गई, मैंने कहा मेरा दर्शन हो गया, अब लोगों को दर्शन करने देते। मैं एकदम कॉर्नर पे चली गई। तो जब मैं एक कॉर्नर, जैसे वो ट्रायंगुलर शेप में है शिवलिंग, तो मैं एक कॉर्नर पे गई, फिर धक्का होके फिर वो पड़ी थी मेरा सर फिर से उनके शिवलिंग में उनको लगाया। तो मतलब ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है वो सब सोच के। और जो मतलब मैं जल चढ़ा पाई या फिर मैं उनको देख पाई, वो शिवलिंग डिवाइन है वहाँ पे, तो आपको एक श्रद्धा भी बढ़ती है आपकी और अंदर से एक अलग खुशी होती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो एग्जिट पॉइंट होता है उससे मैं निकल गई थी ऑलमोस्ट। तो इतने लोगों की भीड़ में मुझे पुजारी जी ने टैप करके बुलाया कि प्रसाद लेके जाइए। तो मुझे पता नहीं था प्रसाद भी मिल रहे हैं। मैं वापस आई हूँ, मतलब आप मानिए कि कितनी बड़ी कृपा थी कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है, जबकि इतने लोग हैं। पता नहीं मुझे क्यों मैं फिर प्रसाद आई, तो हमें रात को भी नहीं मिल पाया था प्रसाद, हमें पता नहीं था। हम लोग मैं फिर वापस आई, तो फिर हम लोग आए तो वहाँ मतलब मेरा मन इतना खुश था और फिर तो लौटने का ही था। लेकिन उसके बाद तो इस तरह से केदार भोले बाबा के हमारे दर्शन हुए। और पीछे मंदिर के भीमशिला है और शंकराचार्य जी का भी वहाँ पे मंदिर है। भीमशिला तो आपने सुना ही होगा, 2012 की जो आपदा आई थी उसने ग्लेशियर आपदा आई थी, उसने जो ऊपर ग्लेशियर का पानी था उसको 2 भागों में बांट दिया था, जिससे मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। तो लोग भीमशिला को पूजते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाबा बैठे हैं और सिक्के आप चिपकाते हैं, वहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। तो ये था। उसके बाद हमें वहाँ पे लंगर था एक, और उसमें हमने पहली बार इतना ट्रैवल किया, लेकिन लंगर का खाना केदारनाथ में ही हमें मिला। बहुत ही टेस्टी, उसका टेस्ट मेरे जीभ में आज भी है। और मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं तो वो लंगर अब हमें क्या फिर केदारनाथ जाके ही मिलेगा वो खाना। तो बहुत ही मज़ेदार अनुभव था। सेम डे हमें लौटना था, लौटने में हमें काफ़ी देर हो गई थी और लौटते वक्त मुझे, क्योंकि ढाल है तो घुटनों में काफ़ी दर्द हो गया था, और पहुंच गए थे हम रात के लगभग 12 या 1 बजे ऊखीमठ, और यहीं पे हमने नाइट स्टे किया था। तो ये थे हमारे केदारनाथ के कुछ अनुभव। जो भी क्लिप्स फोटो है मैं कोशिश करूंगी कि आपको साझा करूं। तो आपको हमारा ये अनुभव कैसा लगा? ब्लॉग लंबा हो गया होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि लंबा तो हो गया है, बट हमें दिल में है कि हम ये भी बता दें। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है इस ब्लॉग को सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो हम आगे गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के अनुभव भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।